पहले बात माइंड गेम यानी वर्ल्ड चेस कप की, जहां घनघोर मुकाबला चल रहा है, लेकिन मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने पहला टाई ब्रेकर जीत लिया है। कार्लसन ने 1-0 से लीड ले ली है, लेकिन शहमाद की इस बाजीगरी में प्रज्ञानंद ने कार्लसन को जबरदस्त टक्कर दी है। अभी और एक बाजी बाकी है। ये सेकंड टाई ब्रेक प्रज्ञानंदा के लिए डू एंड डाई जैसी स्थिति है, यानी उन्हें अगर कार्लसन से वर्ल्ड चैंपियन का ताज हासिल करना है तो उन्हें जीतना ही होगा। हालांकि 30 साल के कार्लसन ने 18 साल के प्रज्ञानंद की दिमागी मजबूती की बहुत तारीफ की है। और अब बात करते हैं मून मिशन की। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम से बाहर निकलने के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। इसरो ने आज सुबह ट्वीट कर यह जानकारी दी कि रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आ चुका है और चांद पर चहलकदमी भी की है। इसके बाद इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने लैंडर से रोवर से के निकलने की एक तस्वीर ट्वीट की। रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक चंद्रमा से डेटा इकट्ठा कर कमांड सेंटर को भेजेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर मौजूद तत्वों और रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। इसके अलावा रोवर की मदद से भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी कुछ प्रयोग किए जाएंगे। एस सोमनाथ ने कहा कि साउथ पोल के नजदीक लैंडिंग खास मकसद से की गई है, जहां वैज्ञानिक तथ्य हासिल करने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। We have gone closer to South Pole, which is 70 degrees almost. So the South Pole has a special advantage with respect to being less illuminated by the sun, and because of that there is a potential to have more scientific content in terms of retention of water below the subsurface, and also elemental composition and other activities, which is an electrical activity on surface of the moon, to be more dominant there than what it is there at the equator. So science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the South Pole, because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond. So the best place is something that we are looking for. So South Pole has a potential to be that. इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि इस मिशन की कामयाबी से उनका अधूरा सपना पूरा हुआ है। Definitely my dream of going to moon and land near South Pole is came true yesterday, so I'm extremely happy. This when that the landing process started, and really it was we are looking at the screen very anxiously and to look for success, and also we pray in our mind 4 years back itself, and just because of this small mistake, error occurred in the Chandrayaan 2, it is we could not achieve. Otherwise we could have achieved all these things at that 4 years back itself. Now we are very happy that we learned from the error and we could correct the whole thing. जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया उसे भारत ने कर दिखाया है। आखिरकार भारत ने चंद्रमा पर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की सफलता से साउथ पोल पर उतरा है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल रीजन तक नहीं गया है। आज ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल अभियान की तारीफ की और कहा कि यह पूरी मानवता के लिए है। मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी, और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और
दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। चांद पर भारत के इस ऐतिहासिक कदम से अंतरिक्ष में भारत की उड़ान और दुनिया के लिए क्या कुछ बदलने वाला है, इस बारे में हमने बात की इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका से। सुनिए उनकी राय इस बारे में। देखिए, इंडियन स्पेस में जो प्रोग्रेस हो रही है उसे हमें दो अलग पाथ देखना होगा। एक जो पाथ है वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का है और चंद्रयान 3 है वो एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इसरो के ऊपर है। इसरो अभी कर रहा है और करता रहेगा ऑल द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, मतलब चंद्रयान हो या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो या आदित्य L1 हो या पिछले मार्स मिशन हो, फ्यूचर वीनस मिशन हो, वो सब इसरो करेगा। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहेगा, लेकिन वो योगदान रहेगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग इसरो। इसरो को जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके वेंडर्स प्राइवेट सेक्टर से आएंगे और चंद्रयान 3 में भी काफी कुछ जो कंपोनेंट गए हैं वो प्राइवेट सेक्टर से गए हैं। तो दैट इज वन पाथ। जो दूसरा पाथ है वो कमर्शियल एक्टिविटी। तो कमर्शियल एक्टिविटी अभी तक इसरो ही कंडक्ट करती थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्राइमरी यूजर थे उस कमर्शियल एक्टिविटी की। और यहीं हम एक काफी बदलाव देख रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, किस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें आए और कमर्शियल एक्टिविटी जो स्पेस की है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करे, उसको बढ़ावा दें और हम जो स्पेस इकोनॉमी है उसको बढ़ाएं ताकि कॉमन मैन को स्पेस के जो एडवांटेज मिलते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू नेविगेशन, थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन, वो एडवांटेज मिले। तो यहाँ जो हम पिछले 18 महीने 2 साल से काफी चेंज देख रहे हैं, काफी एक्साइटमेंट देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। और जो कल हुआ चंद्रयान 3 के लॉन्च, उससे एक नया बढ़ावा मिलेगा। हालांकि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एक्टिविटी एक तरह से अलग अलग एक्टिविटी हैं, but there is a rub-off benefit that happens. I think confidence that we can do it, भले ही वो साइंटिफिक काम हो या कमर्शियल काम हो, वो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस ऑफ अदर कंट्रीज इन द एबिलिटी ऑफ द इंडियन स्पेस इकोसिस्टम आल्सो गोज अप। और जो बाहर की कंट्रियां हैं वो हमारे पास आएंगी, जॉइंट वेंचर्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी कंपनियों में और उससे हमारा स्पेस का सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चल रहे ब्रिक्स समिट में इसके विस्तार को लेकर फैसला ले लिया गया है। ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने को लेकर मुहर लग गई है। इन देशों में अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया और यूएई शामिल हैं। इसके बाद ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल संख्या 11 हो गई है। फिलहाल ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का खुलकर समर्थन किया है। आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। आज से जयपुर में G20 ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में G20 देशों को नसीहत दी है कि जिस तेजी से दुनिया में ई-कॉमर्स का कारोबार बढ़ रहा है, उसमें छोटे सेलर्स को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए।
digitizing process and use of e-commerce have the potential to enhance market access. I am glad that your group is working on the high-level principles for the digitization of trade documents. These principles can help countries in implementing cross-border electronic trade measures and reduce compliance burdens. As cross-border e-commerce continues to grow, there are challenges as well. We need to work collectively to ensure equitable competition between large and small sellers. उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि ई कॉमर्स पॉलिसी पर सलाह मशविरा का दौर खत्म हो चुका है और पॉलिसी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी का ऐलान करेगी। भारत सरकार की तरफ से एक ई कॉमर्स पॉलिसी भी आने वाली थी, उसका कुछ अपडेट बता सकें? लगभग तय हो गई है। उसको भी हमने कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस करके आम सहमति बनाई है। छोटे बड़े सभी ई कॉमर्स के प्लेयर्स को और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है ई कॉमर्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको तय किया गया। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली देखी गई। बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 181 अंक गिरकर 65,252 पर और निफ्टी 57 अंक गिरकर 19,387 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में रही। एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। अगले सत्र से साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। जी हां, 2024 के सत्र से यह हकीकत बनने वाला है। सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। आधे सिलेबस की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में, जबकि आधे सिलेबस की परीक्षा अप्रैल-मई में होगी। जिस परीक्षा में ज्यादा नंबर आएंगे उसे ही गिना जाएगा। तो साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका क्या छात्रों पर परीक्षा का बोझ कम करेगा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 5:57 पर। और हिमाचल में फिर एक बड़ा हादसा, जहां मकान बिखर गए रुई की तरह। दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल में एक बार फिर से खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढहते हुए दिख रही हैं। एक बहुत ही भयानक वीडियो सामने आया है जिसमें हम देख सकते हैं कि 30 सेकंड में कम से भी कम टाइम में एक के बाद एक कई इमारतें धड़ाधड़ ढह रही हैं, मलबे में तब्दील हो रही हैं। इनमें कई बहुमंजिला इमारतें भी हैं। हालांकि इन इमारतों को 2 दिन पहले ही खाली करा लिया गया था, इसलिए इसमें किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन ये मंजर अपने आप में भयानक है। दुबई में कल एक समारोह में टीवीएस ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स लॉन्च किया। टीवीएस एक्स की एक शोरूम कीमत 2.5 लाख। क्या है इसमें खास, बता रही हैं दीपाली राणा। टीवीएस मोटर्स अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स लेकर आ गई है। दुबई में कंपनी ने इसका लॉन्च किया है। नवंबर से इसकी डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी और बुकिंग इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्राइसिंग की सबसे पहले बात करेंगे। काफ़ी अग्रेसिवली प्राइस किया है कंपनी ने इसको। 2,50,000 के आसपास की इसकी कीमत है। बेंगलुरु में पहले ये लॉन्च हुआ है, उसके बाद 15 शहरों में इस साल के अंत तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये अवेलेबल होगा। अब आते हैं इसकी सीट्स पर, तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती हैं
और यहाँ जो इसमें आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, ये 10.2 इंच का TFT स्क्रीन है। आप इसको अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक और बात, अब इस स्क्रीन को कंपनी स्मार्ट प्ले का नाम दे रही है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स दिए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको नैव प्रो फीचर मिलता है जो कि नेविगेशन सिस्टम है, और ये पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि एक स्कूटर आपको मिल रहा है जिसके ज़रिए आप लाइव लोकेशन इस स्कूटर की अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। नैव प्रो फीचर का कंपनी ने इसको नाम दिया है। अब बात करते हैं इसके रेंज की और इसकी चार्जिंग के बारे में। तो कंपनी इसमें आपको 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक दे रही है, और इस बैटरी पैक में आपको 40 Nm का टॉर्क मिलता है, और साथ ही जो रेंज आपको मिल रही है वो 140 किलोमीटर्स की है। टॉप स्पीड आपको 105 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 2.6 सेकंड्स में हासिल कर लेता है। चार्जिंग की बात कर लेते हैं। इसमें जो चार्जिंग सिस्टम है वो 0 to 50% जो चार्जिंग है वो 1 घंटे के समय में हो जाएगी, लेकिन 3 किलोवाट चार्जर के इस्तेमाल पर ही। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस स्कूटर के बारे में। एक पैकेज जो है बिल्कुल अलग है। इस पैकेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस कस्टमर्स को हट के अलग लेवल पे दिया जाए, और ये तीनों चीज़ें हम एक पैकेज में लेके आ रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें कस्टमर को डिलीवर कर पाएँ जो जेन ज़ी कस्टमर्स हैं, जिनकी एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन एस्पिरेशन आपको मालूम है यूथ की काफ़ी बढ़िया है। अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए, अगर उनको वैल्यू दी जाए, दे आर रेडी टू पे, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। वी आर वेरी श्योर कि इस लेवल की कनेक्टेड फीचर्स, इस लेवल की परफॉर्मेंस, इस लेवल की डिज़ाइन देख के एवरीवन विल बी एक्सिलरेटेड। ओके। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।